लेक्चर 2 इंटरफेरेंस के अंदर अपन देख चुके हैं कि दो वेव्स सुपर इम्पोज होंगी और यदि वो कोहेरेंट है तो उसे अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन मैंने ये बोला था कि आप उसे फेजर डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो। फेजर डायग्राम यानी कि आप वेक्टर के एम्पलीट्यूड को अपन यहाँ पे मतलब वेव के एम्पलीट्यूड को अपन यहाँ पे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट करेंगे और दो वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा हम यहाँ पे दो वेक्टर के बीच के एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। उस तरीके से अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, बहुत आसान सी है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है, हमारे पास टू कोहेरेंट वेव्स गिवन है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है और इक्वल इंटेंसिटी आई। ये सुपर इम्पोज हो रही है किसी पॉइंट पे जहाँ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा और इंटेंसिटी कितनी होगी। अब पाथ डिफरेंस गिवन है तो पाथ डिफरेंस से क्या अपन फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ गिवन है, इन डिफरेंट केसेस के अंदर अपन को आंसर निकालना है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, आपके पास फेज डिफरेंस डेल्टा फाई ये होता है 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस, यही होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो पहले वाले केस इन सारे केसेस के अंदर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे डेल्टा एक्स की जगह मैं लेमडा बाई 2 रखूँगा ये बनेगा पाई, लेमडा बाई 3 रखूँगा ये बनेगा 2 पाई बाई 3, लेमडा बाई 4 रखो ये बनेगा पाई बाई 2, लेमडा बाई 6 रखो ये बनेगा पाई बाई 3। अब बेसिकली दोनों वेव का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और बीच का एंगल डिफरेंट है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बता रखा था, इस तरीके से होता था ना कि एक वेक्टर सपोज जिसका मैग्नीट्यूड ए है और दूसरा वेक्टर का भी यदि मैग्नीट्यूड ए हो जाए और वो 60 डिग्री पर आ जाए इस तरीके से, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाता है, वह रिजल्टेंट आता है √3 टाइम्स ए। यदि 90 डिग्री पे हो दूसरा वाला पहले के साथ तो रिजल्टेंट कितना आता है √2 टाइम्स ए। 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट कितना आता है √1 टाइम्स यानी कि उतना ही। और 180 पे हो तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है 0, कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। ये वेक्टर एडिशन का शॉर्टकट आपको पता है। यहाँ देखो पहले वाले में कितना है 180 है, 180 है तो रिजल्टेंट हमारे पास रहेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर 0। दूसरे वाले केस में 2 पाई बाई 3 120 डिग्री है, 120 डिग्री पे रिजल्टेंट उतना ही रहता है तो रिजल्टेंट उतना ही रहेगा ए। पाई बाई 2 पे √2 टाइम्स तो इसे लिख देते हैं √2 टाइम्स ए। और पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री पे कितना होता है √3 टाइम्स ए। और जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट 0 है तो इंटेंसिटी भी 0। एम्पलीट्यूड 1 टाइम्स आया है तो इंटेंसिटी भी 1 टाइम्स आएगी तो आई का ही रहेगी। √2 टाइम्स आया है तो √2 का स्क्वायर तो 2 टाइम्स इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे 3 टाइम्स इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट 4 केसेस अपन ने लिए थे वहाँ पे अपन ने निकाल लिया। यदि फेज डिफरेंस गिवन होता तब तो कुछ नहीं था, इन्होंने पाथ डिफरेंस गिवन था तो एक स्टेप हमें करना पड़ रहा था कि पहले हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे और उसके बाद में वेक्टर एडिशन वाला फॉर्म लगा रहा था। ये जो वेक्टर एडिशन कर रहे हैं इसी को अपन बोलते हैं फेजर एनालिसिस। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है, 2 आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी आई आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन d as shown in the figure. The resultant amplitude and intensity at P
if different situation are given that d is equal to 3 lambda, d is equal to 3.25 lambda, तो हमें p पॉइंट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चाहिए और हमें गिवन है d और S1 और S2 के बीच की सेपरेशन है वो d है और p पॉइंट बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही है, मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे, वेर स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, बराबर है। तो हमें वेक्टर एडिशन जैसे ही कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए हमें फेज डिफरेंस चाहिए और फेज डिफरेंस के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होगा। पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन देखते हैं तो ये जो S1 वाली वेव है वो P तक पहुंचने के लिए इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, और S2 वाली जो वेव है उसको P तक पहुंचने के लिए इतनी सी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो दोनों के जो लेंथ में डिफरेंस आ रहा है ना वो D के इक्वल आ रहा है, तो D ही हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस D के इक्वल होगा, यानी कि ये जो गिवन है D वो एक तरीके से पाथ डिफरेंस है। तो हम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना होता है, वो होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई विद डेल्टा एक्स, ठीक है, और डी की वैल्यू आप 3 लेमडा पुट करते हो, ठीक है, डी की वैल्यू यदि मैं वैसे लेमडा पुट करता हूँ तो लेमडा से कितना आता है 2 पाई और 3 लेमडा से कितना आ जाएगा, 3 लेमडा से हमारे पास आ जाएगा 6 पाई, 3 लेमडा से कितना आ जाएगा, 3 लेमडा से हमारे पास 6 पाई ये वैल्यू आएगी। अब वैल्यू पाई 2 पाई सॉरी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये आपके पास सेम नंबर ही है, तो मैं इसे 6 पाई बोलूँ या 0 बोलूँ मेरे लिए एक ही बात है, चलेगा। यानी कि हर 360 के बाद में रिपीटेशन शुरू हो जाता है एक तरीके से। तो ये जो 3.125 है इसको मैं लिख दूँ 3 लेमडा प्लस 0.25 लेमडा, यानी कि 3 लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, 3 लेमडा की वजह से तो कितना आएगा 6 पाई प्लस आगे वाले लेमडा बाई 4 की वजह से देखो लेमडा बाई 4 की वजह से आपके पास आ जाएगा लेमडा बाई 2, यानी कि सॉरी पाई बाई 2, तो ये 6 पाई प्लस पाई बाई 2, 6 पाई को तो आप 0 बोल सकते हो तो सीधे ही पाई बाई 2 बोल दूँ, और अब लेमडा बाई 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, मेरे लिए ओनली पाई लिखूंगा तो भी चलेगा, और ये 3.66 तो ये जाएगा 6 पाई प्लस लेमडा बाई 3 बचता है पीछे, लेमडा बाई 3 से कितना आता है, लेमडा बाई 3 से आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 0 डिग्री पे तो रिजल्टेंट उतना ही रिजल्टेंट डबल हो जाता है तो ट्वाइस ऑफ आई। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे हो रिजल्टेंट √2 टाइम्स, पाई डिग्री पे हो यानी अपोजिट डायरेक्शन पे तो रिजल्टेंट 0, 2 पाई बाई 3 120 पे हो तो रिजल्टेंट उतना ही। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 4i और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई, यहाँ पे 0 और यहाँ पे उतनी इंटेंसिटी आई। तो ये आपस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो आपस 4 डिफरेंट सिचुएशन गिवन थी सब में आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पाथ डिफरेंस पहले वाले एग्जाम्पल की तरह डायरेक्ट नहीं था, एक डायग्राम दिया था, डायग्राम से अपन ने कैलकुलेट किया कि पाथ डिफरेंस और डी में क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाली प्रॉब्लम सेकंड वाले की बिल्कुल आइडेंटिकल है, डिफरेंस है तो यहाँ पे डायग्राम का यानी कि पी की पोजीशन का, पी पिछली बार यहाँ कहीं था, इस बार पी की पोजीशन इन्होंने एंगल बाइसेक्टर पे लिए, ठीक है, मिड पॉइंट जो ओ है ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, तो पी की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी वही क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को कैलकुलेट किया जाए कि डेल्टा एक्स कितना होगा, पाथ डिफरेंस
तो देखो भाई दोनों जो वेव है वो कौन सा पाथ ट्रेवल करके आ रही, ज्योमेट्री बनाओ, उससे हमें पाथ डिफरेंस का आइडिया लगेगा। तो अब बोलोगे S1 वाली वेव इस तरीके से P पे पहुंचेगी, तो ये लेंथ ट्रेवल करके P पे पहुंचेगी। S2 वाली जो वेव है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके P पे पहुंचेगी। और ड्यू टू द सिमेट्री आप बोल सकते हो कि यदि ये वाली वेव L लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है तो ये वाली वेव भी एग्जैक्टली L डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी। तो दोनों का यदि मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो दोनों का पाथ डिफरेंस 0 आएगा, दोनों हमेशा इक्वल पाथ ट्रेवल करके आएगी। और दोनों आपके पास आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स है, ये हमारे पास आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स है, तो दोनों से वेव सेम फेज में एक साथ स्टार्ट हुई है, सेम फेज में एक साथ स्टार्ट हुई है। तो जब P पे पहुंचेगी तो दोनों सेम फेज में ही रहेगी। ठीक है, पाथ डिफरेंस गिवन है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0। अब आपस दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के सेम एंगल पे हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाता है, तो रिजल्टेंट आ जाता है 2 टाइम्स। और इंटेंसिटी कितनी आ जाती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाती है 4 टाइम्स। क्या हमारा पाथ डिफरेंस डी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। यदि पाथ डिफरेंस डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इन सारे केसेस के अंदर पाथ डिफरेंस 0 ही रहेगा। इस वजह से सारे केसेस के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो भी 0 ही आ रहा है, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो ट्वाइस ऑफ ए, सारे केसेस में वही आंसर रहेगा, डी पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। अब पहले वाले केस की तरह मत मान लीजिएगा, डी पे कहीं कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करेंगे तो 4 टाइम्स आई, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स आ रहा है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स आएगी। ठीक है, बढ़िया। ये वाली बहुत ही प्यारी सी सिचुएशन है। यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स गिवन है हैविंग इक्वल इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड एंड दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन डी, और उनका मिड पॉइंट है O। अब हमें ये बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उन लोकेशन को फाइंड आउट करना है, एंड मिनिमा यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कहाँ पे, एक सर्कल पे जिसकी रेडियस R है और उसका सेंटर O है। यानी कि मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी रेडियस का आपको एक सर्कल लेना है, एक बड़ी रेडियस का सर्कल है, और इस सर्कल का ये मिड पॉइंट O हो गया हमारे पास, और ये रहे हमारे पास दो सोर्स S1 और S2, और इनके बीच की सेपरेशन आपको गिवन है D। अब मुझे ये पता है कि जो अलग अलग पोजीशन है ना, अपन उस पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि बोला जाए तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पाथ डिफरेंस D की इक्वल होगा। सिमिलरली इधर भी पाथ डिफरेंस D की इक्वल ही आएगा। और यहाँ एंगल बाइसेक्टर पे बोला जाए तो एंगल बाइसेक्टर पे यहाँ पाथ डिफरेंस 0 रहता है, क्योंकि दोनों वेव इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी। तो अब बीच के पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की बात कर सकते हो। और मुझे ये पता है कि डिस्ट्रक्टिव कहाँ मिलता है और कंस्ट्रक्टिव क्या मिलता है पाथ डिफरेंस की फॉर्म में। यदि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होता है, 0 प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस 2 लेमडा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। इस तरीके से आपको पता है यहाँ यदि पाथ डिफरेंस 0 है और यहाँ D है, तो अब इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा और यहाँ आके D के इक्वल हो जाएगा। जैसे पहला वाला केस है, पहले वाले केस में यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारे पास
डी की वैल्यू कितनी गिवन है 3, डी की वैल्यू हमारे पास है 3 लैम्डा एक्चुअल में, ठीक है। डी की वैल्यू है 3 लैम्डा, तो यहाँ पाथ डिफरेंस हमारे पास रह जाएगा 3 लैम्डा। यहाँ 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो आप बोल सकते हो बीच में यहाँ कहीं पाथ डिफरेंस लैम्डा भी आएगा और यहाँ पे 2 लैम्डा भी आएगा और यहाँ पे 0। अब देख लो, काउंटिंग कर सकते हो। सिमिलरली आप इधर भी वैसे ही नज़ारा रहेगा। तो यदि आप लैम्डा के इंटीजर मल्टीपल की बात करते हो तो इधर वाले हाफ में कितना आ रहा है 1 2 3 और यहाँ पे 4 और 5 और ये 6, ठीक है। यानी इधर की तरफ हमारे पास, आप इधर से काउंटिंग करते हो वर्टिकल वाली लाइन को छोड़ के, तो आप पास 5 मैक्सिमा है, तो वर्टिकल के इधर वाली साइड में भी 5 मैक्सिमा आना चाहिए और वर्टिकल लाइन वाले 2, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे तो वो आएंगे 12। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए। दो आपके पास ये कंस्ट्रक्टिव के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव आना चाहिए। यहाँ देखो 0.5 लैम्डा, यहाँ हमारे पास 1.5 लैम्डा, यहाँ पे 2.5 लैम्डा। तो 3 यहाँ आगे, 3 इधर, 3 इस क्वार्टर में, 3 इधर वाले में और 3 इधर वाले में। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कितनी बार होगा 12 टाइम्स, 12 टाइम्स कंस्ट्रक्टिव और 12 टाइम्स भी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले केस को डिस्कस करें। नेक्स्ट वाले केस के अंदर थोड़ी सी स्टोरी अलग है। डी कितना है हमारे पास, ये डी हमारे पास 3.25 लैम्डा। दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल और मैं लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ इस तरीके से वर्टिकल लाइन एक एंगल बाइसेक्टर वाली और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों सोर्स को ज्वाइन करने वाली। यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डी के इक्वल, तो ये 3.25 लैम्डा इतनी है। डी हमारे पास 3.25 लैम्डा है। तो यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू कितनी रहेगी 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो बीच में आप पास पाथ डिफरेंस लैम्डा भी आना चाहिए, 2 लैम्डा भी आना चाहिए और यहाँ कहीं 3 लैम्डा भी आना चाहिए। अब देख लो, यहाँ इस क्वार्टर में इधर के साइड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के कितना आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, 3 इधर आ रहे हैं, तो 3 भी इधर ही आएंगे और 3 इधर और 3 इधर। तो कितने हो गए 12, 12 + 2 ये वाले वर्टिकल लाइन वाले, 12 + 2 तो 14 आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। अब मिनिमा को काउंट करो। यहाँ पे 0.5 लैम्डा होगा प्रेजेंट, 1.5, 2.5, 3.5 प्रेजेंट होगा क्या, नहीं 3.5 प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो 3 इस क्वार्टर में और सारे क्वार्टर में 3 3 सिमेट्री की वजह से, तो टोटल कितना हो जाएंगे 12। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएंगे हमारे पास 12, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लो 3.50, 3.50 की बात करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, अब तक जो बता रहे थे यहाँ वाला लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। बस इसकी जगह कितना आ जाएगा 3.50 लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए तो यहाँ पे 3 ही है, अरे इस हिस्से में 3 ही है ना, और बाकी सारे क्वार्टर में भी 3 3 के हिसाब से, तो 12 और 2 ये वर्टिकल लाइन वाले, 12 + 2 14, तो यहाँ भी हमारे पास 14 ही आएंगे। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करो। डिस्ट्रक्टिव की काउंटिंग 0.5, 1.5, 2.5 और ये वाला 3.5 भी होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ गए, तो 3 सब में आ गए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आप पास 12 + 2 तो 14, तो डिस्ट्रक्टिव भी कितना आ जाएंगे 14। ये हमारे पास नज़ारा रहेगा। लास्ट वाला एग्जांपल ये आपस 3.33 वाला, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और चेक कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आ गई ना।
नंबर ऑफ मैक्सिमा या फिर बोलूँ नंबर ऑफ मिनिमा अपन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बराबर है ना, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर फिर से हमारे पास दो आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स गिवन है और इस बार हमें एक सर्कल की बजाय एक लाइन पे नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, यानी कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे वो नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी होगी उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। और लाइन कहाँ है ये सिचुएशन डायग्राम आपको दी हुई है। जैसे यहाँ वाले सिचुएशन के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है ना, वहाँ पे आप बढ़ोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी और ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। आप इसे इस लाइन का सेंटर पॉइंट मानते हो तो ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट तो नीचे माइनस इनफाइनाइट, इस तरीके से ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएगी। अब आपको पता है कि जो सी पॉइंट है ना, इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा। सी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आपके पास डी के इक्वल होगा। और अब जब आप ऊपर चले जाओगे एकदम इनफाइनाइट पे, एकदम आप इनफाइनाइट पे ऊपर चले जाओगे तो आप इसे थोड़ा सर्कल से रिलेट करके देखो। जो सर्कल वाला पार्ट हमने पढ़ा था ना, सर्कल से जो समझ रहे थे, इस तरीके से हमारे पास सर्कल वाला पार्ट था कि यहाँ पे दो सोर्स S1 एंड S2 और ये उनका मिड पॉइंट O। तो बेसिकली यहाँ से लगा के यहाँ तक आधे हाफ में जितने भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहे थे वो पूरे के पूरे इस लाइन पे आ जाएंगे, वो पूरे के पूरे इस लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पाथ डिफरेंस 0, तो यदि ये वाला पॉइंट और ये इन्फाइनाइट वाला पॉइंट एक ही लोकेशन पे आ गए ना, आप देखो यहाँ से आप इन्फाइनाइट डिस्टेंस जाओ, ये इधर से भी आप इन्फाइनाइट डिस्टेंस जाओ, तो ये दोनों पॉइंट आपके पास फाइनली मिल जाएंगे ना। यदि मैं ये वाली लेंथ इन्फाइनाइट ले रहा हूँ इस आर को, ये वाली लेंथ को, तो ये दोनों पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस इधर वाला हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पाथ डिफरेंस 0, यहाँ भी 0। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाली लोकेशन की बात करो, 3 लैम्डा गिवन है ना, तो ऊपर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा तक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक सेंटर पे आप पास 3 लैम्डा की वजह से बनेगा, ठीक है। 3 इधर के साइड में, 3 इधर के साइड में और एक सेंटर वाला, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 7। तो नंबर ऑफ मैक्सिमाज 7 बनेंगे। मिनिमा की बात करें तो सेंटर वाले से पहले यहाँ देखो 0.5 1.5 2.5 3 ऊपर बनेंगे और 3 ही नीचे, तो नंबर ऑफ मिनिमा बनेंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात कर लो, डी हमारे पास 3.25 लैम्डा है, तो ऊपर वाले क्वार्टर में ऊपर वाले हिस्से में कितने बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक में 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो 4 ऊपर बन गए और 4 ही नीचे 8, और सेंटर पे कोई भी नहीं है तो 8 के 8। मिनिमा की बात करेंगे तो अभी भी 0.1 से 0.5 लैम्डा से लगा के 2.5 लैम्डा तक इतने ही बन रहे हैं, 3 और 3 नीचे, तो टोटल 6। यहाँ बात करोगे 3.25 लैम्डा पे, तो मैक्सिमा की बात करें तो हमारे पास 0 1 2 3 ऊपर 4 और 4 ही नीचे 8। मिनिमा की बात करें तो 0.5 1.5 2.5 लैम्डा, ठीक है। तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक हमारे पास सेंटर पे बनेगा 3.5 लैम्डा की वजह से, ठीक है। 6 और एक 7, तो ये बनेंगे हमारे पास टोटल 7। अब डी को 3.33 लैम्डा पे, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8, और मिनिमा की बात करेंगे तो 3 ऊपर और 3 ही हमारे पास नीचे बन जाएंगे 6, और सेंटर पे नहीं बन पाएगा, तो ये हमारे पास 6 का 6 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर होंगे। तो एक तरीके से यहाँ तक के सर्कल पे जितने आ रहे थे वही हमारा आउटकम है जो इस स्ट्रेट लाइन पे दिखेगा। ये बात समझ आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब ये वाली प्रॉब्लम देखो, फिर से बिल्कुल वैसे ही बोला है, आपस नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है, बस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। इस बार S1 और S2 को ज्वाइन करने वाले लाइन से R डिस्टेंस लेने के बजाय
परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे फिर मैंने एक लाइन ली है। ये वाली लाइन इस बार हमारे पास सोर्स वाली लाइन के पैरेलल आ गई, फाइनल जो ऑब्जर्व करने वाली लाइन है। और पूछा कि भाई नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कितने बनेंगे। फिर से आप देखोगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपको पता है कितना होगा, ड्यू टू द सिमेट्री एंगल बाइसेक्टर पे पाथ डिफरेंस 0 रहेगा, हाँ है ना। और यहाँ पे आपके पास जो इन्फाइनाइट डिस्टेंस चले जाओगे तो अब इधर से भी यदि इन्फाइनाइट डिस्टेंस ऐसे जाओगे तो ये दोनों पॉइंट तो मिल जाने चाहिए ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो यहाँ जितना आपके पास रहेगा पाथ डिफरेंस वही यहाँ दिखना चाहिए, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस रहता है डी के इक्वल। तो ये जो एक्सट्रीम वाले पॉइंट है उन पे पाथ डिफरेंस डी के इक्वल रहेगा। यदि आप सर्कल से थोड़ा समझना चाहो तो सर्कल से हम ऐसी बातें कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्कल वाला हिस्सा, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन S1 S2, और इस बार ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से पे कितने मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, वो सारे मैक्सिमम मिनिमम इस स्ट्रेट लाइन पे जो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली है उस पे दिखेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन पे देखो, यह सर्कुलर वाले पार्ट पे देखो इक्वल दिखेंगे। जो यहाँ होने वाला है बिल्कुल वही यहाँ होगा, इधर इनफाइनाइट वाला नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे ना यदि आप रेडियस को इनफाइनाइट ले लेते हो तो, ठीक है। तो बस अब चेक करते हुए कितना होना चाहिए। इधर से काउंटिंग शुरू होगी 1 से 1 2 3 4 इस तरीके से। तो फाइनली पहले वाले में कितनी जा रही है, 3 तक जाएगी। तो 1 2 3, तो 3 इधर, आपको सिर्फ इंटीजर मल्टीपल चाहिए ना, तो 3 इधर, तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास 6, और एक सेंटर वाला 0 की वजह से तो कितना आ जाएंगे 7। तो टोटल काउंटिंग हमारे पास रहेगी 7। ये नंबर ऑफ मैक्सिमा है। मिनिमा की बात करेंगे तो इधर की तरफ 0.5 1.5 2.5 3.5 तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो 2.5 पे जाके रुकेंगे। तो टोटल कितना आ जाएंगे 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 3.25, इसमें भी 1 2 3, ठीक है, और इधर भी 1 2 3 6, 3 और 3 6, और एक सेंटर वाला 7। और मिनिमा की बात करेंगे तो फिर से 3 इधर और 3 उधर, ये 6, उतना ही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, वहाँ जाकर रुक जाएगा इंटीजर मल्टीपल, 3 इधर और एक सेंटर वाला 7। मिनिमा की बात करो 0.5 1.5 2.5 और 3.5, टोटल 4 आ जाएंगे, 4 इधर और 4 इधर 8, तो ये आएगा हमारे पास 8। यहाँ पे बात करेंगे 3.33 पे, 3.33 पे कितना आएगा, इंटीजर मल्टीपल देखते रहो, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और उधर की तरफ भी 3 लैम्डा तक जाएगी, इधर भी 3 लैम्डा तक जाएगा स्टोरी, और इधर भी 3 लैम्डा तक स्टोरी जाएगी, तो आ जाएगा 6 और एक सेंटर वाला 7। और ऑड ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल की बात करेंगे तो 0.5 लैम्डा 1.5 2.5 3.5 तो नहीं दिखेगा, तो 2.5 पे रुकेगा, तो 3 इधर 6, ये नज़ारा रहेगा। वैसे अपन काउंटिंग करने की बजाय इसे अपन मैथमेटिकली भी तो लिख सकते हैं इन सारे आंसर को देखते हुए। आप देखो इधर की तरफ कहाँ जाएगा, इधर की तरफ कितने होंगे, जितनी डी की इंटीजर वैल्यूज़ है ना वो सारी रहेगी। मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, यदि हमें कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मैक्सिमा तो आपस डी की इंटीजर वैल्यू, तो डी की इंटीजर वैल्यू ले लेंगे और उसको डबल कर देंगे, तो दोनों साइड के आ जाएंगे प्लस एक सेंटर वाला, तो ये आपस नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएंगे। अब चेक कर लो, पहले वाले में डी की इंटीजर वैल्यू 3 का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 1 7, 3.25 की इंटीजर वैल्यू 3, डबल करके एक ऐड करेंगे, 3.50 की इसकी इंटीजर वैल्यू 3, डबल करके ऐड करें, तो इस तरीके से आपस नंबर ऑफ मैक्सिमा काउंट किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मिनिमा की। नंबर ऑफ मिनिमा के अंदर 0.5 के हिसाब से चाहिए ना हमें, तो ये काम करते हैं, डी के अंदर मैं 0.5 ऐड कर लेता हूँ, फिर जितने इंटीजर मल्टीपल आएंगे जो आपस यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया बेसिकली,
डी प्लस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड के काउंट हो जाएंगे। सेंटर पे कुछ है नहीं तो +1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मिनिमम इस फॉर्मूले से निकालो। ये मैंने लिखा ना ऐसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में सपोज एक वैल्यू आ रही है 8.93, तो बाहर कितना आता है? 8 ही आएगा। जो इंटीजर है वो वैल्यू बाहर आएगी, डेसिमल को आपको इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एक मैथमेटिकल फार्मूला भी डेराइव करके यूज़ कर सकते हो। ये वाला फार्मूला ऊपर वाले पे अप्लाई मत कर देना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ये वाली एक और मज़ेदार प्रॉब्लम गिवन है, फिर से वही आपके पास 2 आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स गिवन है, और इस बार हमें बताना है कि पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो भाई हम पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे, और पाथ डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव वाला जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए उसकी इक्वेट पुट कर देंगे। अब पी पॉइंट पे जो S1 से वेव है वो इस तरीके से पहुंचेगी, और S2 से वेव इस तरीके से पहुंचेगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, ये जो कैपिटल D है, दोनों सोर्स के मिड पॉइंट की ये जो स्क्रीन गिवन है उससे जो डिस्टेंस है कैपिटल D, वो D के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये सारी लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, और ये सारे एंगल थीटा ही होंगे। ये वाला भी थीटा होगा, इवन ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि ये वाली लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। हाँ या ना? ठीक है, अब आगे का अपन आंसर कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से इस तरीके से कर दिया मैंने ड्रॉ, और इसको मैंने बोल दिया S1 अब आप देखो ये एंगल यदि मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो ये वाली लेंथ अब जो है ना S1 मैंने इस तरीके से लिया है कि आप पास S1 P किसकी इक्वल आ जाए? S2P की इक्वल आ जाए। यदि ये वाले हालात है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो S1 से वेव ट्रेवल कर रही है उसको एडिशनल इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, उसको ये एडिशनल पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x आएगा दैट इज बेसिकली S1 यही है। बस ये अपने को कैलकुलेट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे एंगल ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, और ये D है, ये आपस हाइपोटेनस D है, आपको बेस चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ S1 इज बेसिकली D cos थीटा। चलेगा? डेल्टा एक्स कितना आ गया? D cos थीटा की इक्वल। ये हमारे पास है पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, जो कि थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे जो पॉइंट है उसका पाथ डिफरेंस D cos थीटा की इक्वल आ रहा है। और हमें पता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? इस मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये n लेमडा के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास जो D cos थीटा है ये किसके इक्वल होना चाहिए? n लेमडा के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन आ गई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे n हमारे पास एक इंटीजर नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बराबर है? कैसे कैलकुलेट किया? ये गिवन था, इस वजह से मैंने तीनों एंगल को इक्वेट माना, और ये तीनों लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल एज्यूम की अपन ने। ये नहीं होता तो अपन ये बात नहीं बोल सकते थे। ठीक है, बहुत